एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी ए स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ चल लाई हूँ वंस ऑफ इन्फेक्शन का नेक्स्ट पार्ट। चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, ये जो स्टोरी लाइन है ना, ये मतलब आने वाले 1-2 चैप्टर्स या 2-3 पार्ट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये स्टोरी जो मैंने लिखी है वो अच्छी लगी होगी। ये मैंने वर्ड ऑफ ऑनर के आगे की स्टोरी लिखी है। गाइस, मैंने जो इसकी ओरिजिनल नॉवल है फार अवे वांडरर वो नहीं पढ़ी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है उसमें क्या चीज़ें दर्शाई गई थी। मैंने जो जितना भी पढ़ा, जो भी मतलब मैंने ये सब लिखा है, ये मैंने जो सीरीज़ देखी थी उसके बेस्ड पर लिखा है। तो प्लीज़ आप लोग कंपैरिजन मत कीजिएगा। कोई कहता है कि ओरिजिनल नॉवल बहुत अच्छी थी, मैंने पढ़ी ही नहीं तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। मैंने बस ये जो सीरीज़ देखी थी उसके आगे की स्टोरी अपनी इमेजिनेशन बेस्ड लिखी है। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। हम जो है इस नॉवल का चैप्टर 30 आज जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा और ये पार्ट भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में एक दिल ज़रूर बनाकर भेजिएगा और बताइएगा कि आपको ये जो है स्टोरी लाइन कैसी लगी। वन किशिंग जो है वो वापस से अपने कॉन्शियसनेस में आता है। वो उठता है। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था, ना जाने कितने दिनों से। वन किशिंग को याद भी नहीं होता कुछ भी, और वो सिर्फ ज़ोऊ शिशु से मिलना चाहता था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी जो लाओपो यानी कि उसकी जो वाइफ है वो इस वक्त प्रेग्नेंट है उसके बच्चे से। तभी वो जोर से चिल्लाता है, अशु अशु कहाँ हो तुम? चंगलिंग। चंगलिंग उसकी तरफ भागा हुआ आता है और वो कहता है, फादर आप उठ गए? चंगलिंग जो है फटाफट से वन किशिंग को हल्का सा हक देता है। टाइट हक नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी बीमार था। तभी वो कहता है, वन किशिंग उससे पूछता है, अशु कहाँ है चंगलिंग? तभी चंगलिंग जो है रिप्लाई करता है, फादर ज़ोऊ जो तभी वेंकटेशन कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी वो कहता है, कुछ नहीं फादर, कुछ नहीं, वो ठीक है, आप एकदम शांत हो जाए, कुछ नहीं हुआ। तभी वेंकटेशन जो है कंसर्न फेस के साथ पूछता है, कहाँ है वो? चंगलिंग जो है रिप्लाई करता है, फादर ज़ोऊ जो है ना वो नियर बाय विलेज गए हैं अपने रूटीन चेकअप के लिए और वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता था कि वो अपने अडॉप्टिव फादर से झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जानता था कि वो अभी वन किशिंग को सब चीज़ें सच नहीं बता सकता और कहीं ना कहीं वो अपनी छोटी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चला गया है। और कोई नहीं जानता था ज़ोऊ शिशु कहाँ है। उस ब्लास्ट के बाद सदर्न पार्ट जो कि 5 अलायंसेस का था, वहाँ पे जो भी बॉम्बार्डिंग हुई उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है। फ्लैशबैक शुरू होता है एक आफ्टर ब्लास्ट। जब ब्लास्ट हो जाता है तो वन किशिंग का सिर ज़ोर से स्टोन पे आगे लगता है। वन किशिंग के सिर से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। ये भाई इंजर्ड होते हैं क्योंकि वो भी दूर जाके गिरे होते हैं। बस उनका सिर जो था वो किसी चट्टान से या किसी पत्थर से नहीं टकराया था। तब वो मैनेज करते हैं उन दोनों को जो है पट्टी वट्टी करना। ये भाई और दवो के साथ बहुत सारे डिसेबल्स होते हैं जो कि ज़ोऊ शिशु को भी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें टेंट के अंदर एक आधी जली हुई बॉडी मिलती है। ज़ोऊ शिशु उनके बखौल मर चुका था क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था उसकी वजह से। उसकी बॉडी ना जाने कितने टुकड़ों में कट चुकी थी क्योंकि ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो चिथड़म चिथड़ा हो चुकी थी। और ये भाई जो है ना बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं क्योंकि उनका ग्रेट ग्रैंड डिसिपल जो था वो पैथेटिक कंडीशन में मारा गया था। उसकी लोअर बॉडी तो पूरी तरह से फट चुकी थी, ना जाने कितने टुकड़ों में कट चुकी थी, और उसकी आधी बॉडी तो मतलब ये लगा लो कि उसकी तो अस्थियां बन चुकी थी। और ये भाई दाऊ जो है ना ट्राई करते हैं कि वो दूसरों की हेल्प करे। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जल चुके थे उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। ये भाई दाऊ डिसाइड करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसके पीछे कौन है जिसने जो है इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट किया। लेकिन उन्हें वहाँ पर की स्टेट के एक छोटा सा ड्रेस का टुकड़ा मिल जाता है, और वो की स्टेट की ही सोल्जर्स के ड्रेस का एक टुकड़ा होता है जो कि वहाँ पे कट जाता है। उन्हें बिलीव नहीं होता कि ये कैसे हो गया। ये भाई दाऊ जो है वो ज़ोऊ शिशु की डेथ का रिवेंज लेने की पूरी कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं अब चल के अगर ज़ोऊ शिशु सच में ये डेड बॉडी जो पड़ी है वो ज़ोऊ शिशु की है तो
हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम की स्टेट के खिलाफ बगावत कर देंगे। ये भाई का दिल ना बिलीव कभी नहीं कर रहा था कि ये जो बंदा मरा है इतनी भद्दी मौत वो ज़ोज़िशु हो सकता है। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उस डेड बॉडी को पूरे रिचुअल के साथ जो है वो दफनाता है। इम्पीरियल डॉक्टर भी वॉर्न करते हैं ये भाई को कि ज़ोज़िशु की डेथ के बारे में कुछ भी वनकशिंग से शेयर ना किया जाए। वनकशिंग की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, उसका वैसे भी बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था गाइस। और जो ये भाई थे वो अदर डिसिपल्स के साथ डिसाइड करते हैं कि वो वनकशिंग को ज़ोज़िशु के डेथ के बारे में नहीं बताएंगे। अभी तो वो खुद भी कंफर्म नहीं है कि वो मरने वाला इंसान ज़ोज़िशु था या नहीं। उनका दिल तो नहीं मानता था, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक लाश थी, वो उसे भी वो नहीं झुकला सकते थे। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, इस तरह का पेन उनके लिए बियर करना। और ये सारा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती थी कि वैनकशिंग को बताना कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ इतनी बुरी तरह से टुकड़ों में कट कर फट कर इधर उधर ब्लास्ट हुई है। वो शायद ये चीज़ें संभाल ना पाए, उसका होने वाला बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। ये भी बहुत ख़तरनाक हो सकता था। ये भाई जो है अभी कंफर्म नहीं थे ज़ोज़िशु की बॉडी को लेकर, और वो इतनी बुरी तरह से फट चुकी थी, जल चुकी थी कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। बस यहीं पे ये फ्लैशबैक एंड होता है। झांग चंगलिंग जो होता है गाओ शाओ लियान के साथ और श्यामिन यानी कि जो स्पाई होती है वनकशिंग के, उसके साथ मिलकर वनकशिंग के टेक केयर करता है। चंगलिंग जो है हेल्प करता है अपने अडॉप्टिव फादर को मेडिसिन लेने में, रेस्ट करने में। दावो जो है वो चेक करता है वनकशिंग के रेस्ट और उसकी हेल्थ कंडीशन को भी ढंग से चेक करता है। उसकी रेस्ट जो है वो नॉर्मल चल रही थी, अब उसकी पल्स भी नॉर्मल हो चुकी थी, उसका हार्ट भी नॉर्मल हो चुका था। ये भाई जो है वो हमेशा अटेंड किया करते थे उसे। ये भाई को बहुत कंसर्न होता है उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वनकशिंग को लेकर। उसका दिल में उसे बस विश थी कि ज़ोज़िशु अगर ज़िंदा है तो भगवान करे वो हमेशा सेफ रहे, उसे कुछ ना हो। वो बस अब विज़िट करना चाहता था की स्टेट वनकशिंग के साथ, बट ये अभी राइट टाइम नहीं था क्योंकि वनकशिंग पूरी तरह से तैयार नहीं था। सुफुशेंशन जो होते हैं लीडर होते हैं माउंट दागू सेक्ट के, जिन बाई युआन वो भी लॉर्ड होते हैं 7 सेक्ट के, और अंकल वांग यूनची और उनका बेटा वांग मेई डिसिपल होता है यू यांग सेक्ट का। वो सारे मिलके एक आर्मी बिल्ड करते हैं 10,000 सोल्जर्स की, और वो दोनों के दोनों वो सारे के सारे हाथ मिला लेते हैं साउ स्टेट से, चू स्टेट से, चिन स्टेट से और यन स्टेट से। वी स्टेट जो है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी क्रिएट करता है सबके लिए, और वो सारे मिलकर 1 लाख सोल्जर और 25,000 हॉर्स राइडर्स घुड़सवारों को और घोड़ों को लेकर 5 लाख अलायंस के साथ एक संधि बना लेते हैं और की स्टेट के खिलाफ एक जंगी ऐलान कर देते हैं। वो सारे के सारे मिलकर ना धीरे धीरे की स्टेट के अगेंस्ट हाथ जोड़ लेते हैं। की स्टेट को आसपास के सारी जगह से खेल लिया जाता है और वो सारे के सारे अटैक करना चाहते हैं की स्टेट के एम्पायर को, जो कि 3 साइड से घिरा हुआ था इन सारे सेक्ट से, और वो बहुत इजी हो जाता उनके लिए कॉन्कर करना की स्टेट। और चंगलिंग गाओशी लायन वो भी ट्रेनिंग लेते हैं शियामिन से। शियामिन जो है इन्फॉर्म करती है, इंफॉर्मेशन जुटा लेती है की स्टेट के बारे में और उसके हिडन सोर्सेस के बारे में, लियो चिनचाओ और स्कॉर्पियो किंग के बारे में भी। वो सारे के सारे दोनों के दोनों की स्टेट में थे, और इसका मतलब ये था कि स्कॉर्पियो किंग जो है वो प्लान कर रहा है कुछ ना कुछ अगेंस्ट 5 लाख अलायंस के। तब वो जो है वो झांग चंगलिंग के साथ हेल्प करते हैं वनकशिंग की हेल्थ की टेक केयर करने में। वो दोनों के दोनों बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, बॉयल करते हैं, उसे बॉयल फूड दिया करते थे, खिचड़ी और दलिया जैसी चीज़ें। शमिन जो है वो दोनों टीनेजर यानी कि हमारे चंगलिंग और गाओ शालॉन को सब चीज़ें सिखा रही होती है और स्ट्रेटजीज बता रही होती है कि वॉर के दौरान हमें कैसे स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताती है कि वॉर के दौरान हमें कैसे सरवाइव करना चाहिए, कैसे हमें दुश्मन से छुप कर रहना चाहिए, कैसे वॉर में हमें खुद को जो है बचा के रखना चाहिए, और कहीं कभार फाइटिंग से ज़्यादा इंटेलिजेंस काम आती है। हमें अपना डिप्लोमेट रिलेशनशिप भी अदर सेक्स के साथ हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे
जो डिप्लोमेट रिलेशनशिप है, आगे चल के अगर ये चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारा सेक्ट एक पावरफुल सेक्ट होगा और हमारा सेक्ट सब के साथ मिलकर चलने वाला सेक्ट होगा। और यही चीज़ हमारी कंट्रीज़ पे भी अप्लाई होती है गाइस। अगर हमारी कंट्रीज़ के रिलेशन बाकी कंट्रीज़ से अच्छे होंगे तो आगे चल के बहुत सारा फ़ायदा कंट्रीज़ को ही मिलता है, अपनी कंट्री को ही मिलता है। और वो सिखाती है कि जो है वर्ल्ड में हमारा इम्पैक्ट हमारी लाइफ को कैसे, वॉर में हमारा इम्पैक्ट हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि आजकल लोग ऐसे ही मजाक में बोल देते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो फलाने देश घूमने जा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गाइस, अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे ना तो मुसीबत के टाइम कोई मदद करने नहीं आएगा। अगर आज आप रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, जैसे हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, घुलते मिलते हैं, तभी तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही विदेशों में जाना जो है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने से क्या होता है, आपकी मजबूती होती है, शहर में आपका बोलबाला होता है, दुनिया में आपका बोलबाला होता है। तो ये सब चीज़ें वॉर के निस्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वर्ल्ड लेवल डिप्लोमेट अगर आपकी तगड़ी है ना तो आपको कोई कंट्री हरा नहीं सकता। और अगर आप जो है एक साइड देख के चलते हैं, मतलब आप दोनों पहलू को देखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ना कि किसी के पीछे डुल जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। ना कि आप एक के पीछे पड़े रहें और वो इंसान गलत है सही है, आप वो नहीं देख रहे, आप बस ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो दूंगा। तो ये सारी चीज़ें बंदे को देखना चाहिए। वॉर के टाइम आपको इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजिकली हर चीज़ प्लान करनी चाहिए। आपको अपने एनिमी का जो थ्रोन है उसे कॉन्कर करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको अपने मूव सतर्क रखने चाहिए। ये हर चीज़ की नॉलेज जो है ना शियामिन हमारे झांग चंगलिंग को देती है और काओ शियालियन को भी देती है, ताकि आगे चल के ये लोग जो हैं इसकी सेक्ट में लड़ाई के दौरान मदद कर सकें। और ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज होती है जो वो लोग जो हैं सबको देते हैं। अब इनसाइड मैं की स्टेट के बारे में बताती हूँ। स्कॉर्पियो किंग जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एविल दुपासा और चाओ लियोहान पर, जो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि लियो चनचाओ जो है वो अभी भी मिसिंग है। हाँ गाइस, यहाँ से लियो चनचाओ भी मिस हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है और वो अपने पीछे कोई क्लू भी नहीं छोड़ के जाती। स्कॉर्पियो किंग सोचता है कि उसकी वाइफ जो है उसे छोड़कर चलेगी अकेले। उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे धोखा देने की, अपने ही हस्बैंड के धोखा दिया उसने किसी और के लिए। स्कॉर्पियो किंग तो जैसे गुस्से में पागल ही हो गया था और उसे जो है रिवेंज लेना था वन कशिंग से, क्योंकि लियो चिनचाओ जो थी मिसिंग थी कुछ दिनों से। उसे नहीं पता लियो चिनचाओ कहाँ थी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ओबीडेंट थी और वो ये भी जानता था कि लियो चिनचाओ जो है वन कशिंग के लिए भी कितनी ओबीडेंट है। वो कैसे छोड़ के जा सकती है अपने ही हस्बैंड के लिए। क्या वो अपने ओल्ड मास्टर के पास गई है? वो ऑलरेडी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी। इवन फेंग शियानली सेकंड कंसोर्ट भी जो है वो स्कॉर्पियो किंग के गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का देती है, ये बोलकर कि उसकी वाइफ उसी के अगेंस्ट चली गई। सेकंड कंसोर्ट वही है गाइस जो की स्टेट का जो बंदा है, मतलब किंग है फेंगमिंग, उसकी वाइफ जो है सेकंड वाइफ जो उसके साथ रिचुअल्स करती थी लोगों को मारने का, फेंग शियानली, वो भी स्कॉर्पियो किंग को बढ़ाने में मतलब बड़गड़ाने में लगी रहती है कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है जबकि वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो आपको कैसे छोड़ के जा सकती है। और यही सब में स्कॉर्पियो किंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है शायद उसकी वाइफ वन कशिंग के लिए उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि वो शक्ति तो था ही। उसके मन में शक का कीड़ा और भी ज़्यादा जो है लोग बो देते हैं। गाइस, आपको कभी भी अपने लोगों पर ही विश्वास करना चाहिए। इससे पता चलता है अगर आप लोगों पर विश्वास करेंगे और अपनों को हमेशा शक की निगाहों से देखेंगे तो शक से गाइस घर नहीं बसता। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, यकीन ही हर चीज़ का आधार है। और कभी कभी जो है ना लोगों पे बहुत ज़्यादा यकीन भी ना कर लेना कि ज़िंदगी भर आपको पछतावा रहे किसी को इतना ज़्यादा लगाव करने का। बाकी मैं अपने चैप्टर को यहीं क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे साथ बने रहिए। बताइएगा ज़रूर आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।